अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हिबा मुगल एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। सो वी आर हैविंग अ पार्ट 2 ऑफ पैनिक डिसऑर्डर। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था ब्रीफ हिस्ट्री को, सारी डिटेल्स को, कि पैनिक डिसऑर्डर्स कब से कब तक क्या लीड करते रहे। एंड सेकेंड पार्ट में हम अब डिस्कस करेंगे इनके सिम्टम्स क्या हैं, इनके काजेज़ क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पैनिक डिसऑर्डर को हम डिफाइन कैसे करेंगे। बेसिकली ये एक मेंटल और बिहेवियरल डिस्टर्बेंस है जो एंजाइटी काज करते हैं और ये अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स की सिचुएशन में जाते हैं। अब ये री अकर होते हैं और इतना ज़्यादा इंटेंस फियर काज करते हैं कि आपको विद इन मिनट ये इतने पीक पर ले जाते हैं, आपको खुद समझ नहीं आती कि आप क्या कर रहे हैं। क्या आपको साइकोलॉजिकल फिर सिम्टम्स आ रहे हैं या फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं। एपिसोड्स होती हैं पैनिक डिसऑर्डर में। एक मेन डिफरेंस है बाकी डिसऑर्डर से पैनिक डिसऑर्डर का, वो यही है कि एपिसोड वाइज होते हैं, यानी कि थोड़ी देर के लिए होते हैं, अनएक्सपेक्टेड होते हैं, रीअकर होते हैं और फिर बाद में नॉर्मलाइज बच्चा हो जाता है। लाइक इनका जो टाइम पीरियड है वो 10 to 30 मिनट्स तक ही रहता है। अगर हम इनके सिम्टम्स की बात करते हैं तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, बिकॉज इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर ऑलवेज देयर। अब मेजरली जो जितना भी रिसर्चेस बताती हैं या जितना हम नॉर्मल लोगों में अपने क्लाइंट्स में देखते हैं पैनिक डिसऑर्डर के सिम्टम्स, उनमें रैपिड हार्ट बीट और पैल्पिटेशंस आती हैं, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की शिकायत करते हैं, डिजीनेस हो रही है, हाथ कांप रहे हैं, पसीना आ रहा है, नमनेस हो गई है, नोजिया हो गया है, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं आ, चॉकिंग की कंडीशन हो गई है। इसके अलावा डीरियलाइजेशन है, यानी कि एक बंदे को पता ही नहीं चल रहा कि रियलिटी क्या है और मैं अनरियल इस सिचुएशन में कैसे चला गया हूँ। इसके अलावा ये इतने सडन होते हैं और विदाउट एनी वार्निंग होते हैं। हम बात करते हैं इनके काजेज़ की तो बहुत से मुख्तलिफ तरह के काजेज़ हो सकते हैं, जिनमें मेनली आता है पहले बायोलॉजिकल फैक्टर। जेनेटिक्स में क्या है कि क्लाइंट का जेनेटिक मेकअप ही इस तरह का है कि वो रिस्पॉन्ड इस तरह से करता है चीज़ों को, किस तरह से बिहेव करता है उस सिचुएशन में अगर कोई भी उसके आगे आ जाती है। इसके साथ साथ ब्रेन केमिस्ट्री की अगर बात करें तो सबसे जो मेजरली रोल प्ले करता है वो है हमारे हार्मोन्स और हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स। हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले कर रहे होते हैं मेजरली ब्रेन केमिस्ट्री डेवलप करने में। ब्रेन में क्या क्या केमिकल्स रिलीज़ करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स, किस तरह से उनको रिस्पॉन्ड करेंगे, उनको लाइन अप करेंगे। सेरोटोनिन का अगर लेवल इम्बैलेंस हो रहा है तो पैनिक अटैक की कंडीशन हो सकती है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रेस लेवल, एक बंदे के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो स्ट्रेस को डील करे, वो पैनिक अटैक की कंडीशन में बहुत ईजीली जाता है। इसके अलावा कोई ट्रॉमा हो गया है लाइफ में, कोई नेगेटिव थॉट पैटर्न है एक बंदे का डेवलप हुआ कि वो हर चीज़ को कैटास्ट्रोफाइजिंग, जो कि एक कैटास्ट्रोफाइजिंग क्या है कि एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है कि चीज़ को बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेट कर लिया जाता है। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें एक मेजरली अब्यूसिव कोई भी पर्सनालिटी हो सकती है। एक बच्चे के साथ कोई भी अब्यूज़ हुआ है, लाइक रेप हुआ है, कोई इंसिडेंट इस तरह से उसकी लाइफ में हो गया कि वो नहीं चला कि उसने उसको किस तरह से हैंडल करना है। अगर लाइफ चेंजेस आ गए हैं, कोई जॉबलेस हो गया है, कोई डाइवोर्स हो गया है, किसी के नियर एंड डियर की कोई डेथ हो गई है, तो ये चीज़ें भी लीड कर सकती हैं पैनिक डिसऑर्डर में। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, साइकोथेरेपी बहुत एक वास्ट थेरेपी है जिसके अंदर हम सीबीटी यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का एक प्रोसेस करते हैं, जो एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। हेल्प करता है कि एक नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न को चेंज करके पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाया जाए। इसके अलावा जितना भी बिहेवियर अवॉइडेंट है उसको रिड्यूस किया जाए। एक टेक्निक है एक्सपोजर थेरेपी। इस एंजाइटी के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उन सब में एक्सपोजर थेरेपी एक वन ऑफ द मैजिकल ट्रीटमेंट है। किसी भी चीज़ से आपको फियर हो रहा है तो वो उस चीज़ से एक्सपोजर हो, वो आपका ग्रेजुअल एक्सपोजर भी हो सकता है और वो आपका सडन एक्सपोजर भी हो सकता है। इसके साथ मेडिकेशन की बात करें तो एक हमने पढ़ा कि हमने सेरोटोनिन के लेवल को इम्बैलेंस देखा जिसकी वजह से पैनिक अटैक्स आए। तो अगर हम सेरोटोनिन री अपटेक को इनहिबिट करेंगे तो हमारा जो लेवल है एंजाइटी का वो नॉर्मलाइज हो सकता है, यानी कि एसएसआरआईज मेडिसिन दें जिनमें फ्लॉक्सेटिन डिलॉक्सेटिन आ रही हैं। इसके अलावा बेंजोडाइजेपिन्स की अगर बात करें तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है बेस्ट। थर्ड नंबर पे आती हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स पैल्पिटेशन, हार्ट रेट, इनको नॉर्मलाइज करने में बहुत बेस्ट मेडिसिन है। रेगुलर एक्सरसाइजेज, ब्रीदिंग टेक्निक्स, स्लीपिंग पैटर्न अगर बेस्ट है किसी पर्सन का तो वो एंजाइटी से बहुत जल्द निकल सकता है। अगर कैफीन लेवल को अपना लो कर ले वो बहुत बेस्ट है। अल्कोहल इनटेक को रिड्यूस करें या ख़त्म कर दे अपनी लाइफ से तो एंजाइटी को ईजीली ट्रीट किया जा सकता है। केस था एक लिटिल हैंड्स का, 1909 में रिपोर्ट हुआ था बाय सिगमंड फ्राइड। एक बच्चा था हर्बर्ट
ग्राफ 5 years फादर जो थे वन ऑफ द फॉलोअर ऑफ सिगमंड फ्राइड थे एंड ही रिपोर्टेड अपने ही बेटे का उनका वो केस था कि उस बच्चे को हॉर्स फोबिया था कि लाइक उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ थी कि अगर वो बाहर निकलेगा और या अगर उसने अपने आसपास किसी हॉर्स को देखा तो वो उसको बाइट कर लेगा या उसको मार देगा। इस फोबिया की वजह से वो अपनी डेली फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा इम्पेयर होता, इवन दो वो घर से बाहर ही नहीं निकल रहा था। साथ जो डिस्कशन की थी उसके अकॉर्डिंग ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थी कि उस बच्चे के अनकॉन्शियस में कोई एक कॉन्फ्लिक्ट था जो रिजॉल्व नहीं हुआ और उसने उसको रिलेट कर दिया हॉर्स फोबिया के साथ। ये केस उसके फादर फ्राइड के साथ मिलके साइको एनालिटिक थ्योरी के प्रोसेस से डिस्कस करते रहे, उसके जो फ्राइड टेक्निक्स बताता रहा वो सारी टेक्निक्स उनके ऊपर अप्लाई करते और उसके फादर ने उस हॉर्स को किसी और चीज़ के साथ सिंबलाइज करके उसके जो फोबिया था उसको फेडेड आउट कर दिया था। और लेटर ऑन ये हुआ हेल्पफुल कि उसका जो कॉन्फ्लिक्ट थे वो थोड़े बहुत रिजॉल्व हुए और वो बच्चा अपनी लाइफ में नॉर्मल हुआ और उसकी जो फंक्शनिंग थी वो रिज्यूम्ड हो गई। अब इस चीज़ के बाद ये चीज़ पता चली थी कि फोबिक कंडीशन जो भी आएगी वो इस तरह से आएगी कि कोई भी अनकॉन्शियस का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अगर कोई किसी पर्सन में रह गया है तो वो उसके कॉन्शियस में आके उसके साथ प्रॉब्लमेटिक जो बिहेवियर्स हैं वो काज कर सकते हैं। लाइक हमने इस चीज़ से सारे केस से ये एक चीज़ को अहज़ किया कि जो भी पैनिक अटैक्स या पैनिक डिसऑर्डर के क्लाइंट्स आएंगे उनके कोई कॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो रिजॉल्व्ड नहीं है। सो ऑल फ्रॉम today's lecture, I hope understand the whole topic of panic disorder. If you like the video, do share and subscribe my YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz.